नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा गेहूं फसल के अंदर पीजीआर मतलब लेहोसिन चमत्कार की स्प्रे कितनी सही कितनी गलत। कहीं किसान ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। दूसरी बात करेंगे हम, अगर आपकी गेहूं की फसल 45-50 दिन की हो चुकी है और गेहूं की जो फसल की ओवरऑल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है, आप अपनी गेहूं की फसल से अभी संतुष्ट नहीं हो, उसके अंदर आपने सभी जो खाद थे सभी माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह डाल चुके हो आप, फिर भी आपकी फसल अच्छे से बढ़वार नहीं ले रही, तो उसके अंदर अपन को क्या कुछ करना चाहिए, आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आखिरी हथियार। इसके अलावा अपन एक और गंभीर विषय के ऊपर बात करेंगे। क्या दुनिया एक बहुत बड़ी फूड क्राइसिस की दहलीज के ऊपर खड़ी हो चुकी है? पिछले साल अपन ने देखा था गेहूं का जो उत्पादन है ना वो काफ़ी वर्षों के अंदर पिछले साल सबसे डाउन गया था। क्या अब की बार और दोबारा से डाउन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं? तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं जिस खेत के अंदर बैठा हूँ दोस्तों, हमारा 2 एकड़ का प्लॉट है। ये अर्ली सोविंग की थी हमने, लगभग 42-43 दिन की हमारी गेहूं की फसल हो चुकी है। पहले सिंचाई तक हमारी ये फसल हल्की पीली थी, कहीं कहीं पर इसके अंदर पेच बने हुए थे सर्किल में। उसके बाद अभी आप देख पा रहे होंगे पूरे खेत के अंदर कहीं भी घूम के देखोगे बिल्कुल एकदम हरा भरा खेत है। इसकी ओवरऑल बढ़िया ग्रोथ चल रही है इस टाइम पर, लेकिन हमने इसकी ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करानी। अभी अपन बात करेंगे दोस्तों पहले टॉपिक के ऊपर। अगर आपकी फसल 50 दिन की या 50 दिन से कम है या उससे 1-2 दिन ऊपर हो चुकी है, आपने गेहूं की फसल के अंदर लगातार अथक प्रयास कर लिए, आपने पहली सिंचाई भी सही समय पे की, उसके बाद आपने जो खाद उर्वरक देने थे अपनी फसल के अंदर वो भी सही मात्रा के अंदर दे दिए, खरपतवारों का नियंत्रण भी आपने अच्छे से कर दिया, लेकिन आपकी फसल है ना उसकी वृद्धि उसकी जो ग्रोथ है ना वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। फसल के अंदर कहीं कहीं देख रहे हैं अपन पीलापन है। वो फसल है हमारे मन मुताबिक जिस तरह से अपन ने उसके अंदर एफर्ट लगाए थे, जो खर्च किया था ना उसके मुताबिक हमें दिखाई नहीं दे रही, तो उसके अंदर क्या कुछ करना चाहिए? तो उसके अंदर 2-3 कारण हो सकते हैं कि आपकी फसल की जो ग्रोथ है ना वो अच्छे से नहीं चल रही हो। एक कारण होता है आपकी फसल के अंदर जड़ों में नेमाटोड हो सकता है। जिन खेतों में लगातार नमी रहती है ना, जिन खेतों के अंदर गर्मियों के मौसम में गहरी जुताई नहीं होती है, उन खेतों के अंदर अक्सर नेमाटोड की समस्या पाई जाती है। गेहूं की फसल के जड़ों के अंदर अगर वो जड़ों के अंदर लगे हुए होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी फसल है, चाहे आप कितना ही खाद डाल लीजिए, लेकिन आपके जो गेहूं का पौधा है ना वो वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा, वो आगे ग्रोथ नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे गेहूं की फसल के अंदर कहीं नेमाटोड तो नहीं है। अगर आपकी फसल के अंदर नेमाटोड है तो आपको कार्बिफ्यूरान सिंचाई से पहले अपने खेत के अंदर डाल देना है किसी भी खाद में मिला के। कार्बिफ्यूरान से क्या होगा, जो भी नेमाटोड जड़ के अंदर है वो खत्म हो जाएंगे और नई जड़ें पौधे के अंदर चल जाएंगी। वैसे ही पौधे में नई कल्ले नई शाखाएं भी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, पौधा कहीं ना कहीं आपको हरा भरा दिखाई देने लग जाएगा, उसकी रुकी हुई ग्रोथ वो चालू हो जाएगी। दूसरे बहुत से खेतों के अंदर अपन देख रहे होते हैं कि फंगस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको सिंचाई से पहले 50% कार्बेंडिज्म वो आपको किसी भी खाद के अंदर मिला के दे देना है, या फिर आप पहली सिंचाई कर देते हो तो उसके बाद भी आप इसकी ऊपर से स्प्रे कर सकते हो जब आपकी ज़मीन के अंदर नमी हो। उसमें क्या होगा, ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, वो पूरे पौधे के अंदर चला जाएगा। अगर आप ऊपर से सिंचाई कर रहे हो तो भी आपकी ज़मीन से संबंधित जितने भी फंगस की प्रॉब्लम है उनके ऊपर वो अच्छे से कंट्रोल कर लेगा, आपकी फसल की जो जड़ें हैं वो दोबारा से स्वस्थ हो जाएगी। तीसरा और महत्वपूर्ण कारक, हमारे देश के अंदर अधिकतर ज़मीन के अंदर हमने देखा है कि जिंक की कमी पाई जाती है, और जिंक की कमी विशेषकर उन खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है जो खेत हल्के होते हैं, मतलब जो रेतीली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, उन खेतों के अंदर जिंक की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, 10 किलो जिंक सल्फेट 21% वाला लीजिए, यूरिया के अंदर मिलाइए, उसको पहले छिटक दीजिए, फिर ऊपर से सिंचाई कीजिए। अक्सर किसान क्या गलती कर जाते हैं कि वो जिंक सल्फेट को सिंचाई करने के बाद देते हैं। जब वो यूरिया डालते हैं ना, कई दफ़ा क्या होता है कि बहुत से किसान है वो यूरिया को सिंचाई से पहले डाल देते हैं, बहुत से किसान है वो यूरिया को सिंचाई के बाद डालते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि जिंक सल्फेट अगर आप अपने खेतों के अंदर दे रहे हो तो आपको वो सिंचाई से पहले देने पड़ेंगे, ताकि वो पानी के साथ ज़मीन के अंदर चले जाएं, वो पौधे की जड़ों के अंदर पहुंच जाएं। इसके अलावा अगर आपने ये सभी काम कर चुके हो तो आपको 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रेंट्स बढ़िया कंपनी के ले लेने, जिसके अंदर अधिकतर पोषक तत्व हों, उनको आप यूरिया में मिला के और अपने खेतों के अंदर छिटक दीजिए, ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी फसल की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर,
हमें अपनी गेहूं फसल के अंदर पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अक्सर किसान क्या करता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती कि यार फला किसान ने अपने खेत के अंदर पिछले साल वो पीजीआर का स्प्रे किया था, उसका जो रिजल्ट आया था बहुत शानदार आया था, और वो फिर अपने गेहूं की फसल के अंदर पीजीआर का स्प्रे कर देता है। जहां उसका उत्पादन बढ़ना था वहां वो घट जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आपको वो पीजीआर किस अवस्था के अंदर करना था, किस टाइम पर, किस बीज के अंदर करना था, कौन सी वैरायटी में करना था। तो दोस्तों ये सभी कॉन्सेप्ट है ना, वो सभी आज मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। किसी भी फसल की वृद्धि को रोकना, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, उसकी वानस्पतिक वृद्धि है जो, उसको रोक के रखना। ये अपन स्प्रे कर देते हैं तो उसके लगभग 7 से 10 दिन तक वो ग्रोथ है वहीं पर रुकी रहेगी। गेहूं की फसल के अंदर इसकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। मैंने पिछले 1-2 सालों के अंदर इस तरह के जो ट्रायल लगाए थे उनके रिजल्ट मैंने देखे हैं, तो मैं वो सभी आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पीजीआर को हमें किस टाइम पर करना चाहिए। तो देखिए भाइयों, अगर आपने अपने खेत के अंदर गेहूं की बिजाई अगेती कर रखी है, 5 नवंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 नवंबर तक बिजाई कर चुके हो आप, और वैरायटी आपने वो अपने खेतों के अंदर लगा रखी जिनकी हाइट है ना वो ज़्यादा जाती है, जैसे कि DBW की कुछ वैरायटियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं और आगे जाके वो गिर जाती है जब हवाओं के अंदर सिंचाई कर रहे होते हैं अपन। तो इस तरह की जो वैरायटी आपने लगा रखी, चाहे वो आपकी DBW की कोई वैरायटी हो या फिर आपकी कोई दूसरी वैरायटी हो, आपको ये पता है कि ये वैरायटी ज़्यादा हाइट लेगी, तो उसके अंदर आपको लगभग जब आपकी फसल 50-55 दिन की हो जाए, उसके अंदर नीचे तने में गांठ बढ़नी स्टार्ट हो जाए, मतलब उस टाइम पर आपको पीजीआर का स्प्रे कर देना है। पीजीआर का स्प्रे सिर्फ आपको इन्हीं अवस्था में, इन्हीं वैरायटियों में करना है। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करने के बाद फिर पौधे में होगा क्या, देखिए जैसे ही आप लेओसिन की स्प्रे कर देते हो या कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की आप स्प्रे कर देते हो, तो अगली जो पौधे को 7 से और 10 दिन मिलने वाले हैं उसके अंदर पौधा ग्रोथ तो ऊपर करेगा नहीं, उसकी बढ़वार वहीं के वहीं रुक जाएगी। बढ़वार रुकने के बाद पौधा जितनी भी ज़मीन से वाटर मिनरल्स या फिर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट उठाएगा जड़ों के माध्यम से, ऊपर जो पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस करके जो भोजन बनाएगी, तो वो जो ऊर्जा है, जो वो ताकत है, वो कहाँ पे जाएगी, वो पौधे के अंदर ही लग जाएगी। एक तो पौधे की जड़ें हैं ना वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, उसकी जो स्टेम पे जो उसका तना है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अक्सर वही गेहूं की फसल आड़ी ज़मीन के अंदर गिरती है जिनके तने कमज़ोर होते हैं, जिनके तने एकदम बिल्कुल नाजुक होते हैं। तो ज़्यादा कच्चे पौधों को पकाने के लिए भी अपन मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, इनका स्प्रे करना ज़रूरी है। लेकिन ये करना उन्हीं खेतों के अंदर ज़रूरी है जिनके अंदर अपन ने ये वैरायटी लगा रखी कि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली। अपन को सभी खेतों के अंदर इस तरह की स्प्रे नहीं करनी है, ना ही हमें जो पछेती वैरायटी या फिर 10 नवंबर के बाद में आपने चाहे कोई भी किसी भी खेत के अंदर कोई भी वैरायटी लगा रखी उसके अंदर आपको इस तरह की स्प्रे नहीं करनी है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट तो आज क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर, क्या दुनिया एक बहुत बड़ी फूड क्राइसिस की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। देखिए पिछले साल हमारे देश के अंदर गेहूं का जो उत्पादन है ना वो दूसरे सालों की अपेक्षा कम हुआ था, क्योंकि मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव आ गए थे। आखिरी टाइम में जब गेहूं की फसल की पकाई का समय था उस टाइम पर गर्म हवाएं चल चुकी थी। अब की बार अपन देख रहे हैं दिसंबर का महीना है ना वो कहीं ना कहीं खत्म होने को आ रहा है और अभी तक गेहूं फसल को जो तापमान चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मतलब मौसम के अंदर अभी भी गर्मी बनी हुई है, अभी तक कोई मावठ भी नहीं हुई है। और मौसम में ये हर साल इस तरह के जो बदलाव आते जा रहे हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर अनाजों का संकट जरूर होने वाला है। मेरे को लगता है पूरी दुनिया में आगे जाके शक्तिशाली देश या महाशक्ति देश वही होगा जिसके पास पीने का पानी होगा, खाने का अनाज होगा। साथ ही आप देख रहे होंगे दूसरे देशों के अंदर जहाँ पर गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता था वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपस के अंदर उनमें लड़ाई चल रही है या फिर कुछ युद्ध वगैरह चलते आ रहे हैं। और उनके अंदर भी पिछले साल तो गेहूं की एक्सपोर्ट दुनिया के अंदर हुआ ही नहीं, और अब की बार भी अगर गेहूं वहां से निकल के पूरी दुनिया के अंदर नहीं गया तो निश्चित तौर पर गेहूं की अब की बार बहुत ज़्यादा मारामारी होने वाली है। और दुनिया में कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत हमें अभी से दिखाई देने लग गए हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर दुनिया में भूखमरी हो सकता है बढ़ जाए। अगर आपको हमारी बताई हुई ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।